तो नमस्ते इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले रंजना बताएंगी आपको कि आज हम इस बुलेटिन में आपके सामने क्या रखने जा रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जंग के मुहाने पर किस कदर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग अब हिंद महासागर तक पहुंच गई है। यहाँ भूमध्य सागर, पर्शियन सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान के बाद ये महायुद्ध अब हिंद महासागर में शुरू हो गया है। हिंद महासागर में कल वो हुआ जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुआ था। हिंद महासागर में ईरान के जहाज पर हमला हुआ और अमेरिकी नौसेना के टारपीडो ने इससे अटैक किया और ईरानी जहाज नेस्तनाबूद हो गया। बिल्कुल, ईरान जहाज आइरिस 10 जो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, समंदर में कैसे डूब गया, समुद्र की ऊंची लहरें उठी। ईरान के 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका का दुश्मन के जहाज पर टॉर्पीडो से अटैक हुआ। ये तस्वीरें एनिमेशन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो असल तस्वीरें भी सामने आई वो दुनिया ने देखी कि कैसे नीचे से टॉर्पीडो ने हमला यहाँ पर युद्धपोत पर किया और युद्धपोत हवा में उछला और ऊंची लहरें समुद्र की सबने देखी। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त ईरानी IRIS को टारपीडो से टारगेट किया। अमेरिकी पनडुब्बी ने इसको श्रीलंका SEZ में टारगेट किया। भारत से एक युद्ध अभ्यास के बाद ये वापस लौट रहा था और देखिए, यहाँ से ये 24 फरवरी को रवाना हो गया था, लेकिन अब तक ये श्रीलंका में ही क्यों था, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर तो इसको वापस ईरान पहुँच जाना चाहिए था। इसका मतलब कुछ स्ट्रेटजी थी जो ये हिंद महासागर में ही ठहरा रहा। और उधर देखिए, हॉर्मुज की खाड़ी के आसपास उस इलाके में पहले से ही अमेरिकन युद्धपोत तैनात था, अब्राहम लिंकन। तो क्या कुछ रणनीति थी, नेवी की रणनीति के तहत ये रुका हुआ था और शायद इस रणनीति को भांप गया अमेरिका और उसके बाद उसने पनडुब्बी से इसको टारगेट किया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज रूम से विशाल विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरी खबर पर चर्चा को उनके साथ भी आगे बढ़ाएंगे। विशाल, मैं आप ही का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। आप ये समझाइए, देखिए मिलान जो युद्धाभ्यास यहाँ हो रहा था और भारत के लिए ये यहाँ पर रवाना हुआ था, इन सब के बीच जैसे कि विकास जी ने भी कहा कि वो वहां पर रुका हुआ क्यों था, बड़ा सवाल ये है। और अगर वो रुका था, उसने हमला किया, तो इस पर भारत का भी क्या कोई स्टैंड आना अनिवार्य हो जाता है इस वक्त, क्योंकि वो आया यहीं पर था युद्धाभ्यास के लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात तो है कि क्योंकि ये कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ही जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR जो हर कुछ सालों पे होता है, इंडिया ने 3 बार ऐसे होस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो पूरी दुनिया भर के नेवीज आए थे और उन्होंने दिखाया था कि वो क्या कर सकते हैं अपने नेवल पावर से। तो वो वापस लौट रहे थे और वो क्यों रुके हुए थे, इस पे तो ईरान ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं बोला है वो क्यों रुके हुए थे। बट जब वो रुके तो उसी टाइम पर जो अमेरिकी फोर्सेज ने टॉर्पीडो हमला किया और वो पूरा शिप जो था वो डूब गया। तो ये जो इतनी जल्दी में हुआ, इससे क्या ईरानियन अथॉरिटीज़ को पता भी नहीं चला। इससे ये भी पता चलता है कि US के जो सबमरीन्स के पावर हैं उसके मुकाबले में ईरान के पास जो है वो सक्षमता नहीं है, वो नहीं उसके सामने खड़े रह सकते। और जैसा आपने बताया कि क्या इसमें इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है, तो इंडिया के लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मोस्टली ये जो है वो श्रीलंका के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि वो श्रीलंकन वाटर्स में हुआ है जो कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो श्रीलंका के लिए बड़ी जवाबदेही हो जाती है कि उनको कैसे नहीं पता था इतनी बड़ी बात, और जब वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गए तो इतनी देर क्यों लग गई, क्यों नहीं वो बचा पाए लोगों को। 80 से
95 लोगों की लाशें अभी तक मिल चुकी हैं, और बाकी लोगों का क्या है अभी तक काफ़ी श्रीलंकन मीडिया में काफ़ी शांति बनी हुई है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो यही वो शिप था जो वो डुबाने में कामयाब रहे अमेरिकी फोर्सेज। और सबमरीन्स जो है यूएस के वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जितने भी महासागर हैं सब में उनके सबमरीन्स एक्टिव रहते हैं। तो वो इतनी दूर तक आकर के जो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतनी जल्दी में, तो ये एक काफ़ी हिस्टोरिक है, काफ़ी ऐतिहासिक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी में एक सबमरीन ने अटैक किया, शिप को डुबाया और इतनी जल्दी में ऑलमोस्ट रियल टाइम में वीडियो को रिलीज भी कर दिया। तो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है, काफ़ी ऐसा पहले नहीं हुआ है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं पीट हेक्सेट जो ये भी खतरा था कि ये जो ईरान का नेवी शिप है ये पीछे से अटैक करे अब्राहम लिंकन, क्योंकि उस समय फारस की खाड़ी में था, और इसी वजह से यूएस ने डिसाइड किया कि जहां पर है वहां पर इस वॉरशिप को डुबा दिया जाए। जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा आधिकारिक तौर पे तो पीट हेक्सेट जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने नहीं बोला है, बट ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, अब्राहम लिंकन जो दो में से एक जो बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि डिप्लॉयड हैं मिडिल ईस्ट के आसपास हेल्प करने के लिए यूएस फोर्सेस को, उसके पे अटैक होने की संभावना हो सकती थी, या ईरान अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसा वार्निंग दिया होगा, तो उसके एडवांस में ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दिया यूएस ने। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, बट आधिकारिक तौर पे हमें वेट करना होगा। ठीक है विशाल, और इन सब के बीच हमें एएस बैल जी ये भी समझना होगा, क्या कानूनी रूप से ये जायज है इस तरीके का हमला करना? हालांकि इसे हिस्टोरिक बताया जा रहा है और पहले विश्व युद्ध के बाद वो कह रहे हैं कि हुआ भी नहीं है, लेकिन कानूनी एंगल इसमें क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लॉ ऑफ द सी को हम देखें तो ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया आता है कोस्ट लाइन से, तो उसको तो टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं, और 24 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया आता है उसको कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं। और ये शिप थी 40 किलोमीटर गैल्स कोस्ट लाइन से नीचे साउथ पे, तो अगर उसको देखें तो 25 नॉटिकल माइल यानी कि कॉन्टिगुअस जोन से बाहर थी, पर श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर थी और इंटरनेशनल वाटर्स पे नहीं थी। लेकिन यूएन क्लॉज जो होता है वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर दो देश के युद्ध हो रहे हैं और तीसरा देश से आप कॉन्टिगुअस जोन से बाहर हैं तो ये यूएस हिट कर सकता था, तो लीगली करेक्ट था। लेकिन इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं। एक, वो भारत की एक्साइज मिलन और इंटरनेशनल फ्री ट्रिब्यूट से वापस जा रहा था, जिसमें 19 देशों ने 19 शिप्स ने पार्ट लिया था, 18 देशों के, हमारी तो 85 टोटल शिप्स, और इसमें यूएस को भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और इसमें जब वो वापस आ रहा था तो ये सेंसिटिव था भारत के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी, जिसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ये हुआ है। तो उस सेंसिटिविटी का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। ये क्यों नहीं गई ये शिप? क्योंकि बीच में आता है अब्राहम लिंकन और कैरियर बैटल ग्रुप जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज के पास थे, और अगर इसको जाना भी था कहीं तो इस शिप को किसी न्यूट्रल देश के पोर्ट्स में जाके थोड़े दिन के लिए रुक जाना चाहिए था, ना कि इसको इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर रहना चाहिए था जहां पे उसको टारगेट कर दिया गया। लेकिन एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती है कि क्या हम ऐसे शिप्स को किसी देश की टेरिटरी के इतने करीब पे आके न्यूट्रलाइज कर दें और हम उस देश की सेंसिटिविटी को ध्यान में ना रखें? देखिए, जो बात कह रहे हैं आप, वही बात हम कर्नल शरण सिंह से ले लेते हैं। कर्नल शरण सिंह, अब तो हो गया और ये बात भी तय है कि जो अमेरिका की दादागिरी है वो उसको कोई रोकने वाला है नहीं, उसको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने ये कानून के विरुद्ध किया है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आप ईरान के प्रमुख को पहले दिन ही वॉर में मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, तो फिर वॉरशिप गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना कौन सी बड़ी बात है? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बोला है कि जब लड़ाई होती है तो ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस समय आप देख रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट फेयर, ऑल इज़ वेरी फेयर, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ज़रूरत किसकी क्या थी। इसमें आज की तारीख में जो नया वॉरफेयर चल पड़ा है वो सिर्फ दिखाने का है, डोमिनेशन का है, ऑक्यूपाई करने का शायद नहीं है। रूस गलती कर चुका है, आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट। सबसे बड़ी बात आती है जो आप लॉ ढूंढ रहे हैं। लॉ किस बात का? अगर आप एक मिनट के लिए इसको किसी की टेरिटरी मान भी लें बाई चांस, जहाँ ये स्ट्राइक हुई है, मार्क 48 आई थिंक टॉर्पीडो इसमें इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने हालांकि शिप डिक्लेयर नहीं करी है, बट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग से आप देख सकते हो कि लॉस एंजलिस क्लास की जो सबमरीन्स हैं उसी पर ये वेपन सिस्टम डिप्लॉयड है। और जहां अगेन आई एम सो सॉरी, वो लॉ की जो आपने बात करी थी,
लॉ जो है वो उसके लिए है जो फॉलो करता है, जो ह्यूमैनिटी में विश्वास करता है। इस समय ये लड़ाई में ह्यूमैनिटी दिख ही नहीं रही। 180 बच्चे मारे गए, उससे और बड़ी क्या बात है। ये तो चलिए युद्धपोत है, मैं मानता हूं इस बात को। मिलन 2026 से वापस आ रहा था। आई थिंक देयर इज अ स्ट्रेटेजिक एरर ऑन द पार्ट ऑफ इवन ईरान। आपको मालूम होना चाहिए आपके सारे असेट्स। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा सिग्नल है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नेबरहुड में भी ये लड़ाई आ सकती है। मेरे ख्याल श्रीलंका कमजोर है, कैसा है वो एक अलग बात है, बट भारत के लिए भी एक ये नोटिस करने वाली बात है कि लड़ाई कहीं भी आ सकती है। और इसीलिए आप देख रहे हैं हमारी 27 शिप जो ऑयल कैरिंग है वो हॉर्मुज के दूसरी तरफ खड़ी हैं, वेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना बात पड़ेगी। हमारे लिए भी इस वॉर का एक बहुत फेयर शेयर आता नजर आ रहा है, जिसमें MEA ने ऑलरेडी बोल भी दिया है कि हम इससे अछूते नहीं रह सकते। जी। तो इट्स हाई टाइम कि भारत का भी अपना एक प्रतिक्रिया या ओपिनियन इस पूरे मामले पर बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति विकास लाल यही कहते हैं कि बातचीत के लिए बुलाया था, बातचीत के लिए आप राजी नहीं हो। लेकिन जंग खुद अपने आप में एक मसला है और मसले को हल करने के लिए आप जंग कर रहे हैं, तो वो भी कहां तक जायज